हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज का द हिंदू का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आज का एजेंडा हमारा स्लेवा टेस्ट, एक नया टाइप का टेस्ट यूएस में अभी स्टार्ट हुआ है, तो वो डिस्कस करेंगे। आरटीपीसीआर एंटीबॉडी टेस्ट, दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी डिस्कस करेंगे। जुडिशियल रिव्यू हम डिस्कस करेंगे। कोविड-19 वैक्सीन के बारे में डिस्कस करेंगे और हवाला ट्रांजेक्शन जो न्यूज़ में है वो हम डिस्कस करेंगे, और आशा वर्कर्स से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है वो भी डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर में हम यूनियन टेरिटरीज डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 8 में है, आर्टिकल 239 टू 242, और दिल्ली एनसीआर से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज में एक तो सुप्रीम कोर्ट स्टडी करने वाला है, जो भी चार्जेस अगेंस्ट जजेस होते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ चार्जेस अगेंस्ट जजेस। इसका मतलब क्या है कि कुछ एलिगेशंस, पब्लिक में एलिगेशंस लगते हैं, जैसे ट्विटर फेसबुक में जजेस के ऊपर एलिगेशंस लगते हैं कि ये करप्ट है या करप्शन हो रहा है जुडिशरी में, तो उसका कंटेक्स्ट जो है सुप्रीम कोर्ट स्टडी करेगा कि किस कंटेक्स्ट में उन एलिगेशंस को स्टडी किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे हमारे जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, प्रशांत भूषण, तो उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे और वो कन्विक्टेड पाए गए। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग दी और कन्विक्टेड पाए गए। अब उनकी सजा के ऊपर डिस्कशन चलना है, क्योंकि उन्होंने करप्शन की एक तरीके से एलिगेशन लगाए थे चीफ जस्टिस के ऊपर, ठीक है। तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उनके ऊपर केस बना था। तो इसमें यही डिस्कस करने वाले हैं कि किन मामलों में सुनवाई होनी चाहिए और किन मामलों में सुनवाई नहीं होगी। तो मतलब एक लिमिट, थ्रेशोल्ड वगैरह इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इट विल हियर आर्ग्यूमेंट ऑन प्रोसेस टू मेक एलिगेशन पब्लिक, ठीक है। तो प्रोसेस टू मेक एलिगेशन पब्लिक, ये जो प्रोसेस है, जो लोग पब्लिक एलिगेशन, पब्लिक में ट्विटर में, फेसबुक में, अखबार में, टीवी में एलिगेशन लगाते हैं जजेस के ऊपर, वो प्रोसेस डिस्कस की जाएगी, ठीक है। उसके अलावा नीट और जी का एग्जाम जो है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है पोस्टपोन नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स का साल बर्बाद हो सकता है, ठीक है। कोविड तो कंटिन्यू रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है, ठीक है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये पोस्टपोन नहीं होने वाला। उसके अलावा फेसबुक इंडिया जो पॉलिसी है, फेसबुक इंडिया पब्लिक पॉलिसी चीफ फाइल्स कंप्लेंट ओवर थ्रेड, ये आपको पता होगा कि वहां पर यूएस में वॉल स्ट्रीट जो है, वहां पर एक एलिगेशन से एक तरीके से लगाए गए हैं फेसबुक के ऊपर कि फेसबुक जो है इंडियन पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, बीजेपी फेसबुक के थ्रू वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर रही है, फेसबुक बायस है, तो ऐसे एलिगेशन लगे हैं। तो फेसबुक जो इंडिया पब्लिक पॉलिसी के चीफ हैं, उनको धमकियां मिल रही हैं उसके बाद से, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे कंटेंट ऐसे, हालांकि फेसबुक का कहना है कि हम यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी वगैरह नहीं देखते, जो भी हमें ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट मिलता है, हमारा एल्गोरिदम है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, वो ऑटोमेटिकली उस कंटेंट को रिमूव कर देता है, ठीक है। लेकिन एलिगेशंस लगे हैं और धमकियां भी मिल रही हैं, तो उन्होंने कंप्लेन फाइल करी है। तो ये एक न्यूज़ में रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये जो अभी हमने डिस्कस करा कि सुप्रीम कोर्ट टू स्टडी कंटेक्स्ट ऑफ चार्जेस अगेंस्ट जजेस, तो इसमें देखिए अंडर रिव्यू क्या क्या है। सुप्रीम कोर्ट मंडे डिसाइडेड टू टेक डिटेल्ड लुक इनटू द इशू। एक तो ये देखना कि जुडिशियल करप्शन, जब भी पब्लिक में एक एलिगेशंस लगते हैं तो किन सर्कमस्टांसेस में वो पब्लिक एलिगेशंस लगा सकती है, प्रोसीजर जो है क्या होगा, वो सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। मेड इन पब्लिक अगेंस्ट सिटिंग एज वेल एज रिटायर्ड जजेस। तो व्हेन मैटर इज सब जुडिस, सब जुडिस का मतलब क्या होता है, जब कोई मामला कोर्ट में चल रहा हो, सुनवाई चल रही हो और मीडिया में फिर उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा हो, तो होता क्या है कि कोर्ट में जिस मामले की सुनवाई चल रही हो, जेरा चल रही हो वकीलों की कई दिनों से, कई महीनों से, और मीडिया में उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पर एलिगेशंस लगा रहे हैं, या जो एक्यूज्ड पर्सन है वो भी मीडिया में डिस्कशन में बोल रहा है मेरे ऊपर सारे आरोप झूठे हैं, तो हम ये बोलते हैं, एक ये माना जाता है कि जब मामला सब जुडिस हो, तो उस समय जो एक्यूज्ड या कोई और लोग हैं, उस समय मीडिया में इस तरीके से डिस्कशन नहीं हो सकते, और डिस्कशन हो सकते हैं तो किस एक्सटेंट तक हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें अंडर रिव्यू हैं जो डिस्कस किया जाएगा। उसके अलावा फ्रंट पेज में ही आम आदमी पार्टी ने क्लेम करा है कि बीजेपी स्क्रिप्टेड था, शाहीन बाग जो प्रोटेस्ट थी, तो ये एक न्यूज में रहा।
तो इसमें काफ़ी इंटरटेनमेंट होगा, कई दिनों तक चल सकता है, ठीक है। हालांकि और भी न्यूज़ है जिससे ये न्यूज़ दब जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। कोविड-19 की वजह से क्योंकि गवर्नमेंट उधर ही बिजी है, तो बहुत सारी न्यूज़ उससे रिलेटेड भी आ रही है। लोगों को उम्मीद है कि वैक्सीन भी जल्दी आएगी, ठीक है। उसके अलावा हाई कोर्ट ने डायरेक्ट करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी को कि फिजिकल एग्जाम कंडक्ट किए जाएं। फिजिकल एग्जाम मतलब ऑनलाइन के बजाय डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाके स्टूडेंट एग्जाम दे पाए। उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर सकते हैं। इसमें आपका नाम जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर अपना नाम और अपना स्टेट का नाम जरूर लिखें। मैं सारे कमेंट्स वगैरह पढ़ता हूँ, उससे मुझे आइडिया हो जाता है कौन कौन से स्टूडेंट्स या कौन कौन से लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम स्टडी मटेरियल शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। हमारा इक्वेशंस आईएएस ऐप भी है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें यूपीएससी का भी आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, बैंक एसएससी का भी कंप्लीट कोर्स मिलेगा, ओनली एसएससी का भी, ओनली क्वांट का भी कंप्लीट कोर्स मिलेगा। यहाँ पर जितने भी लेक्चर्स होंगे सारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज के लेक्चर्स हैं, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड फैकल्टीज हैं। 15 ईयर्स 20 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है सारी फैकल्टीज को। इसमें आपको सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेगी, और पीडीएफ फाइल्स भी मिलेंगी, स्टडी मटेरियल काफ़ी मिलेगा। ये एक एडिटोरियल बेटर टेस्ट, ठीक है, सलाइवा टेस्ट। देखिए, अब एक तो आपको समझना है, ये सलाइवा टेस्ट जो है अभी यूएस में जो है, यूएस के एफडीए ने अप्रूव करा है सलाइवा टेस्ट। ये ज़्यादा एक्यूरेट है और चीप भी है, ठीक है। तो सलाइवा टेस्ट क्या है? सलाइवा हमारे मुंह से सलाइवा का सैंपल लिया जाएगा और उसका टेस्ट किया जाएगा सलाइवा टेस्ट में। तो द टेस्ट यूजेस अ न्यू मेथड ऑफ प्रोसेसिंग सलाइवा सैंपल्स फॉर टेस्टिंग कोरोना वायरस इन्फेक्शन। अभी हम क्या तरीका फॉलो करते हैं, किस तरीके की टेस्टिंग होती है? सलाइवा टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। सलाइवा मुंह से सलाइवा का सैंपल लेकर उसका टेस्ट करने की बात हो रही है, ठीक है। तो ये एक बेटर टेस्ट है, इंडिया को भी ये अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इनएक्सपेंसिव है, सस्ता है और ज्यादा सेंसिटिव है, जल्दी से हो जाता है, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि जो प्रेजेंट में जो टेस्ट हो रहे हैं, देखिए प्रेजेंट का जो टेस्ट है, एक तो आरटीपीसीआर की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 टेस्ट है जिसका हम कंपैरिजन करेंगे। एक तो आरटीपीसीआर है, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, एक तो ये है। तो आरटीपीसीआर डायरेक्ट हमारी बॉडी में जो कोविड-19 वायरस है उसकी प्रेजेंस को चेक करता है, डायरेक्ट कोविड-19 की प्रेजेंस को देखता है, डायरेक्ट कोविड-19 वायरस की प्रेजेंस। वायरस जो होता है आरएनए बेस्ड वायरस होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, और आरटीपीसीआर में आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है, उसकी कॉपी, ठीक है, और फिर उसमें डायरेक्ट उस जो है कोविड-19 की प्रेजेंस को देखा जाता है डायरेक्ट आरटीपीसीआर में, ठीक है। तो एक तो ये जो टेस्ट है आरटीपीसीआर टेस्ट, ये कोई भी कोरोना पॉजिटिव है नेगेटिव है वो टेस्ट करने के लिए होता है। उसके अलावा रैपिड सीरोलॉजी एंटीबॉडी टेस्ट। रैपिड सीरोलॉजी एंटीबॉडी टेस्ट का मतलब क्या हुआ? देखिए, रैपिड सीरोलॉजी एंटीबॉडी टेस्ट ये ब्लड से होते हैं, ये दोनों ब्लड से होते हैं, ब्लड सैंपल। अच्छा, आरटीपीसीआर ब्लड सैंपल से नहीं होता, आरटीपीसीआर नोज के अंदर, नाक के अंदर से सैंपल लिया जाता है। आरटीपीसीआर में नाक के अंदर से सैंपल लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझना है, स्वैब को लिया जाता है, नाक के अंदर का जो स्वैब है उसका सैंपल लिया जाता है। ब्लड का टेस्ट नहीं होता आरटीपीसीआर में। एग्जाम में ये सारी चीजें आ सकती हैं और ये सभी को, मुझे लगता है शायद आप सभी को पता होगा, और जिसको नहीं पता होगा उसकी अवेयरनेस बहुत खराब है, वो एग्जाम में क्या कर पाएगा जब उसे आरटीपीसीआर और ये जो कोविड-19 एंटीबॉडी टेस्ट, ये सारे, इन सब में डिफरेंस तो नॉर्मली हर किसी को पता ही है क्योंकि लगातार ये न्यूज में है, ठीक है। तो आरटीपीसीआर टेस्ट में स्वैब, नाक के अंदर से सैंपल लिया जाता है, स्वैब की टेस्टिंग होती है और डायरेक्ट जो है कोविड-19 जो वायरस है उसकी प्रेजेंस को देखा जाता है। और रैपिड सीरोलॉजी एंटीबॉडी टेस्ट, इसमें भी ब्लड लिया जाता है। एलिसा टेस्ट हमारा जो है ये एंटीबॉडी चेक करने के लिए होता है। एलिसा टेस्ट जो है एड्स, HIV एड्स को भी टेस्ट करने के काम आता है एलिसा टेस्ट। तो बेसिकली एलिसा टेस्ट रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट में, एलिसा टेस्ट में जैसे आपने देखा होगा जब आप ब्लड टेस्ट लेते हैं तो पूरा एक उसका सैंपल, ब्लड का सैंपल दिया जाता है, इंजेक्शन लगा के पूरा ब्लड निकाला जाता है, फिर उसका सैंपल लेके उसकी टेस्टिंग होती है। रैपिड सीरोलॉजी एंटीबॉडी टेस्ट में उंगली में केवल एक बूंद खून निकालकर या सैंपल के थ्रू भी टेस्टिंग की जा सकती है, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है।
जो एलिसा टेस्ट है उसके लिए पूरा लेबोरेटरी का सेटअप चाहिए, लैब का सेटअप चाहिए होता है, ठीक है। और जो रैपिड एंटीबॉडी सीरोलॉजी जो टेस्ट है उसमें लैब का सेटअप नहीं चाहिए होता, ठीक है। वो इंस्टेंट भी हो सकता है, छोटे से सेटअप में, ठीक है। अब आपको ये भी समझना है कि ये क्या डायरेक्ट जो है वायरस की प्रेजेंस को बताता है, तो डायरेक्ट नहीं बताता है, ठीक है। इसमें समझना है कि हमारी बॉडी में जब भी कोविड-19 वायरस एंटर करेगा तो ये क्या है, कोविड-19 एक फॉरेन एलिमेंट है जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया, तो हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो क्या करता है, उस फॉरेन एलिमेंट के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप करता है, एंटीबॉडी। क्योंकि हमारी बॉडी भी रिएक्ट करती है, कोई भी फॉरेन एलिमेंट हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारी बॉडी भी रिएक्ट करती है, उस फॉरेन एलिमेंट से लड़ने की कोशिश करती है, तो एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। एंटीबॉडी क्या होता है, एक टाइप ऑफ प्रोटीन होता है। एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर एक टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जो खुद डेवलप होता है उस फॉरेन एलिमेंट से लड़ने के लिए, ठीक है। तो इसमें बेसिकली देखिए जो आरटीपीसीआर है वो तो क्या करेगा, सीधे फॉरेन एलिमेंट मतलब कोविड-19 को टेस्ट करेगा सीधा डायरेक्ट उसकी प्रेजेंस को, लेकिन ये दोनों जो टेस्ट हैं ये फॉरेन एलिमेंट की वजह से हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसने जो एंटीबॉडी डेवलप करे हैं, एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी होता है, जैसे एड्स एचआईवी के लिए एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी होगा, जैसे कोविड-19 के लिए एक पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप का एंटीबॉडी होगा। तो ये क्या करेगा, उस एंटीबॉडी को स्टडी करता है, एंटीबॉडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है कि नहीं है। तो रैपिड सीरोलॉजी एंटीबॉडी टेस्ट हमें ये बताता है, एलिसा टेस्ट भी हमें ये बताता है। अब देखिए ज्यादा बेटर क्या है, देखिए सीरोलॉजी एंटीबॉडी टेस्ट या एलिसा टेस्ट, हम अगर जून में इन्फेक्टेड कभी हुए और रिकवर कर गए, ठीक है, तो हमारी बॉडी में डायरेक्ट कोविड-19 प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन एंटीबॉडी कोविड-19 खत्म हो चुका है लेकिन एंटीबॉडी तब भी लंबे टाइम से 4-6 महीने तक हमारी बॉडी में हो सकते हैं। तो ये दोनों जो टेस्ट हैं ब्लड सैंपल के, ये एंटीबॉडी को टेस्ट कर रहा है, तो उस समय तक हो सकता है हमारी बॉडी में जो कोविड-19 जो वायरस है वो खत्म हो चुका हो और एंटीबॉडी अब अकेले हैं, एंटीबॉडीज ने उस कोविड-19 को हरा दिया, बीट कर दिया, ठीक है, और कोविड-19 खत्म हो गया। तो ये दोनों जो टेस्ट के तरीके हैं इससे हमें पास्ट का पता चलता है कि पास्ट का भी पता चल जाता है, प्रेजेंट का भी पता चल जाता है कि हम पास्ट में भी कोविड-19 रहे थे, रिकवर हो गए, ठीक है। जबकि आरटीपीसीआर केवल प्रेजेंट में चेक करने के लिए, प्रेजेंट में अभी आप कोविड-19 पॉजिटिव हैं कि नहीं है, केवल वो पता चलता है। पास्ट क्योंकि अब हो सकता है बहुत सारे लोग पॉपुलेशन में, सोसाइटी में ऐसे लोग होंगे जिन्हें पता भी नहीं चला होगा कि वो कोविड-19 इन्फेक्टेड हो चुके हैं और अपने आप भी रिकवर हो चुके होंगे। जैसे दिल्ली में अराउंड पहले सर्वे में 23% दिल्ली की पॉपुलेशन कोविड-19 एंटीबॉडी डेवलप कर चुके हैं, वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं और अपने आप रिकवर कर चुके हैं, पता ही नहीं चला। और दूसरा सर्वे जो हुआ है सीरो का 29% पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कोविड-19 जो है इन्फेक्ट हो चुके हैं और रिकवर भी कर चुके हैं, पता ही नहीं चला बहुत सारे लोगों को। तो ये सारी चीजें आरटीपीसीआर टेस्ट करेंगे उनका तो नेगेटिव आएगा क्योंकि अब उनमें कोविड-19 वायरस नहीं है। तो ये इन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आपको एक समझना है, जो आरटीपीसीआर प्रेजेंट में आप कोविड-19 इन्फेक्टेड है कि नहीं है, सिम्टम देखने के बाद तो आरटीपीसीआर किया जाता है, ठीक है। तो आरटीपीसीआर डायरेक्ट वायरस को बताता है और इसमें स्वैब लिया जाता है नाक के अंदर का, और ये दोनों टेस्ट जो है ब्लड टेस्ट किया जाता है एक तरीके से, रैपिड सीरोलॉजी में भी एंटीबॉडी में। एलिसा टेस्ट में आपको पूरा सेटअप चाहिए लेबोरेटरी का, और रैपिड सीरोलॉजी एंटीबॉडी टेस्ट में पूरा सेटअप नहीं चाहिए होता है, आधे घंटे में रिजल्ट आ जाता है इजीली, ठीक है। तो ये इन तीनों टेस्ट में डिफरेंस है। और अभी जो सलेवा टेस्ट है ये इन तीनों से डिफरेंट है। सलेवा डायरेक्ट भी बोल रहे हैं, सलेवा डायरेक्ट भी बोल रहे हैं। यूएस की येले यूनिवर्सिटी और एनबीए ने मिलकर उसे डेवलप करा है सलीवा टेस्ट, ठीक है। ये हमारे मुंह के अंदर से सलेवा का सैंपल लेकर उसका टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन सारे टेस्ट में और एग्जाम में ये आने के चांसेस हैं। उसके अलावा ये एक एडिटोरियल है, जुडिशियल रेमेडीज फॉर जेएनके नेट रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि जब से 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म हुआ, आर्टिकल 35 खत्म हुआ, उसके बाद से जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की रिस्ट्रिक्शंस हैं। वहाँ पर 2G 3G नेटवर्क आ रहे हैं, वहाँ पर 4G नेटवर्क नहीं है, मतलब हाई स्पीड इंटरनेट नहीं चल रहा है, ठीक है। और सुप्रीम, कई लोगों ने PIL भी फाइल करी थी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टडी भी करा था, गवर्नमेंट ने अपने रीजन बताए थे कि भाई हम क्यों नहीं वहाँ पर इतनी इंटरनेट को क्यों लिमिट किया हुआ है।
तो गवर्नमेंट ने अपने रीजन बताए थे। तो यहाँ पर ऑथर बेसिकली क्रिटिसाइज कर रहा है गवर्नमेंट को और बोल रहा है कि वीक रीजन है गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से एग्जामिन करना चाहिए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन कर चुका है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा ये समझना है कि देखिए जब JNK में 5 अगस्त को 5 अगस्त 2019 को एक तो आर्टिकल 370 खत्म हुआ, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A ये खत्म हुआ जम्मू कश्मीर में। तो आपको अब ये समझना है कि वहां पर क्योंकि प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि वहां पर टेंशन हो सकती हैं, बवाल मच सकता है कि भाई आर्टिकल 370 खत्म हो गया, आर्टिकल 35A खत्म हो गया। तो वहां पर प्रिकॉशनरी मेजर, एक तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 का है जम्मू कश्मीर का। पब्लिक सेफ्टी एक्ट में प्रिवेंटिव डिटेंशन में बहुत सारे लोगों को लिया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ताकि वो लोग बहुत जो लीडर्स थे PDP के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के और अलग अलग छोटे छोटी पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है कोई भी फ्यूचर में कोई क्राइम ना करे। ठीक है, एक तो होता है डिटेंशन, जब कोई क्राइम करे तब उसे अरेस्ट किया जाता है। यहाँ पर लोगों का अरेस्ट किया जा रहा है कि वो फ्यूचर में क्राइम ना करे, अभी उन्होंने क्राइम किया नहीं। ठीक है, इसे प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। PSA वहां पर इसे पब्लिक सेफ्टी एक्ट बोला जाता है जम्मू कश्मीर में। पूरे इंडिया में PSA की तरह ही जो एक्ट है वो NSA है, नेशनल सेफ्टी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, NSA लगाया जाता है। तो ये डिफरेंस है। और अब ये समझना है कि इंटरनेट का क्या लेना देना है। ठीक है, देखो सिंपल सा कॉमन सेंस है। होता क्या है, व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोगों को एक साथ इकट्ठा करते हैं, जगह डिसाइड करते हैं, लोगों को भड़काते भी हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू भी लोगों को भड़काया जाता है। तो ये जो इंटरनेट है, इंटरनेट का यूज लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने में किया जाता है। लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काने में कई ऑर्गेनाइजेशंस यूज कर सकती हैं, पाकिस्तान का ISI हो या अलग अलग वहां पर कुछ टेररिस्ट ग्रुप हो। तो वो इंटरनेट का यूज लोगों को भड़काने में, कनेक्टिविटी में कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेट करने में कर सकते हैं। इसलिए सरकार ने क्या करा, इंटरनेट की स्पीड को रिड्यूस कर दिया, ताकि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं लोगों को भड़का ना पाए, प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट ना कर पाए। ठीक है, तो ये सारे रीजन होते हैं जिस वजह से कई बार इंटरनेट की सर्विसेज बंद कर दी जाती हैं। टेलीकॉम की सर्विसेज भी, ज्यादा टेंशन हो तो टेलीकॉम की सर्विसेज भी बंद कर दी जाती है। तो अभी धीरे धीरे सरकार क्या कर रही है, जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सर्विस, हाई स्पीड इंटरनेट को रिस्टोर कर रही है। 1-2 डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी फिर धीरे धीरे करके पूरे जम्मू कश्मीर में रिस्टोर किया जाएगा 4G इंटरनेट सर्विसेज को। उसके अलावा ये न्यूज में है, एक हमारा 5 फेजेज हैं। कोई भी वैक्सीन का ट्रायल होता है तो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो अब ये वैक्सीन का ट्रायल किस तरीके से है, देखिए एक तो ये बोला हुआ है कि प्री क्लिनिकल टेस्टिंग है। प्री क्लिनिकल टेस्टिंग का मतलब होता है एनिमल्स में, मंकीज में, चूहों में ये सारी टेस्टिंग होती है। जैसे कोविड-19 पहले इन्फेक्शन देंगे उन्हें, फिर वैक्सीन वगैरह उन्हें देंगे, तो वो टेस्ट किया जाता है। फिर फेज 1 में सेफ्टी ट्रायल्स होते हैं। सेफ्टी ट्रायल्स में बेसिकली कुछ 2-4 लोगों को, एक स्मॉल नंबर ऑफ पीपल को सेफ्टी टेस्ट किया जाता है, डोसेज दी जाती है, ताकि ये देखा जाए कि उनका इम्यूनिटी, हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम उस वैक्सीन में कैसे, उस वैक्सीन के साथ कैसे रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि वैक्सीन भी एक तरीके का फॉरेन एलिमेंट है। ठीक है, उसके अलावा एक्सपेंडेड जो फेज 2 ट्रायल होता है उसमें ज्यादा लोगों के ऊपर ये टेस्टिंग की जाती है। फेज 1 ट्रायल में कम, फेज 2 ट्रायल में ज्यादा लोगों के बीच में टेस्टिंग की जाती है। फेज 3 ट्रायल में फिर हजारों लोगों में टेस्टिंग की जाती है और एफिकेसी देखी जाती है। और इन सारी चीजों में ये भी देखना जरूरी होता है कि अगर किसी इंडिविजुअल को वैक्सीन दी जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि वो रिएक्शन कर रही है उसकी बॉडी में। साइड इफेक्ट भी देखने बहुत जरूरी है, क्योंकि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वैक्सीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सेफ्टी, अगर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में ध्यान नहीं देंगे, पता चला किसी पे रिएक्शन कर रही है पॉपुलेशन, वैक्सीन दी बिना सेफ्टी ट्रायल के, तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों में रिएक्शन कर गई। तो सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न होता है, इसलिए महीनों सालों लग जाते हैं कई बार वैक्सीन बनाने में। ठीक है, उसके बाद सारी चीजें देखने के बाद कि भाई एटलीस्ट 50% केसेस में वैक्सीन अच्छे से काम कर रही है। ठीक है, और बाकी 50% केसेस में साइड इफेक्ट भी ना हो। ठीक है, तो 50% केसेस में अच्छे से काम कर रही है वैक्सीन। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अप्रूव, उसके बाद रेगुलेटर इसे अप्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये एक आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
अब इसमें ये समझना है, देखिए कोविड-19 के जो 165 वैक्सीन कैंडिडेट है, 165 वैक्सीन कैंडिडेट है कोविड-19 के 165, और अभी 2020 से स्टार्ट हुए। अब देखिए शॉकिंग आपके लिए क्या होगा, मलेरिया की वैक्सीन के लिए अभी भी टेस्टिंग चल रही है, 73 कैंडिडेट है 2007 से। अब ये लगाइए कि 13 साल में मलेरिया की वैक्सीन नहीं बन पाई, HIV की वैक्सीन नहीं बन पाई 2008 से, 12 साल हो गए। TB की वैक्सीन नहीं बन पाई, 13 साल हो गए। ठीक है, डेंगू की वैक्सीन नहीं बन पाई 2010 से, 10 साल हो गए। अब कोविड-19 की वैक्सीन 1 साल में कैसे बनेगी? ठीक है, तो बहुत बड़ा चैलेंज है। इबोला की वैक्सीन नहीं बन पाई, ठीक है, निमोनोकोकल की वैक्सीन नहीं बन पाई 1995 से, 25 साल हो गए। जीका वायरस जो 2016 का 4 साल से, उसकी वैक्सीन नहीं बन पाई। तो ये सारे कैंडिडेट्स हैं वैक्सीन के जो अभी नहीं बन पाए। ठीक है, इंडिया के जो 2 मेन कैंडिडेट हैं, एक तो कोवैक्सीन है, भारत बायोटेक कंपनी, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, जो कि ICMR के साथ मिलकर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी पुणे के साथ मिलकर प्रोड्यूस की है। उसका ह्यूमन ट्रायल चल रहा है एडवांस स्टेज। ठीक है, उसके अलावा इंडिया की जो दूसरी वैक्सीन है जिसका क्लिनिकल ट्रायल और ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, वो कोविड-19 जाइकोव डी डिजाइंड डेवलप्ड बाय जाइडस फार्मास्यूटिकल कंपनी। ठीक है, तो ये 2 हैं जो हमारे कैंडिडेट हैं मेन, ठीक है, वैक्सीन के। उसके अलावा ED ने लॉन्च करा है चाइनीज फर्म हवाला केसेस में इन्वॉल्व रही है। अब देखिए हवाला क्या होता है, हवाला एक तरीके का इनफॉर्मल ट्रांजैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि एक आदमी है दुबई में, मिस्टर ए, और एक है मुंबई में, मिस्टर बी। ये दोनों जो हैं हवाला ब्रोकर है मान। अब होगा क्या, मान लिया यहां से एक बंदा आया सी कि मुझे दुबई पैसा भेजना है, या यहां से एक बंदा आया डी ने इसको बोला कि मुझे 1 करोड़ मुंबई भेजना है, मिस्टर ए को बोला। ठीक है, और किसको भेजना है, डी ने सी को देना है 1 करोड़। तो हुआ क्या, अब डी ने सी को 1 करोड़ देना है, वो दुबई में मिस्टर ए को देगा, वो हवाला ब्रोकर होगा। ठीक है, और उसकी कुछ फीस होगी 0.25% या कुछ होगा, 0.2% भी हो सकता है, 0.3%, अलग अलग हवाला ब्रोकर का अलग अलग 0.3% फीस होगी। ठीक है, वो मिस्टर ए को देगा 1 करोड़, और मिस्टर ए से फोन में बात करेगा, फोन में पैसा नहीं भेजेगा, फोन में बात करेगा मिस्टर बी को, हवाला ब्रोकर। ठीक है, और कोई कोड बताएगा कि भाई तुम्हारे पास एक सी बंदा आएगा, उसे कोड बताना है। मान लिया वो कोड था ABCD। ठीक है, ABCD कोड है, कोड। ठीक है, और डी सी को बोलेगा भाई मिस्टर बी के पास जाके 1 करोड़ ले लो, और सी यहाँ पर अपना कोड बोलेगा ABCD, और बी क्या करेगा, उसे 1 करोड़ दे देगा। तो यहाँ पर जो है 1 करोड़ का फिजिकल ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, बस इन्होंने फोन में बात करी, और इनके पास ऑलरेडी पैसा था। इसके पास मान लिया कि 500 करोड़ ऑलरेडी था, इसके पास 700 करोड़ ऑलरेडी था, इसने 1 करोड़ दिया तो इसके पास 501 करोड़ हो गया। इसने बस इसे फोन में बोला और इसने इसे 1 करोड़ दे दिया कैश, और अपनी फीस ले ली इन्होंने। ठीक है, और एयर भी बाद में फ्यूचर में आपस में सेटलमेंट कर लेंगे। उन्होंने फिजिकल फॉर्म में कोई कैश नहीं दिया। उनका सेटलमेंट कैसे होगा, यहाँ से, क्योंकि कोई और बंदा आ सकता है जिसे दुबई पैसा भेजना हो, तो वो सारे सेटलमेंट इनका बाद में हो जाता है। तो इसे बोलते हैं हवाला ट्रांजैक्शन। ये काफी जो है इनफॉर्मल ट्रांजैक्शन है, और इसमें ब्लैक मनी बहुत इन्वॉल्व होती है कई बार, और इजीली ट्रांजैक्शन हो जाता है, और अथॉरिटीज को पता भी नहीं चलता, चैनल को पूरा कैश में भी मिल सकता है इसमें पेमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हवाला ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होती हैं। इसमें काफी कम फीस है, बैंकिंग चैनल और फॉर्मेलिटीज की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, तो ज्यादातर ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन बहुत सारा हवाला ट्रांजैक्शन के थ्रू होता है। तो चाइना की कुछ फर्म्स हवाला ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व थी, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो इनकम टैक्स के अंडर आता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंडर आता है। ठीक है, तो उसने ये लॉन्च कराया, ब्लैक मनी से रिलेटेड सारे केस यही देखता है। ठीक है, उसके अलावा आशा वर्कर, आशा क्या है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। इनके जो 4G सिम कार्ड इन्हें दिए गए हरियाणा में, और इनके पुराने जो 3G सिम थे वो बंद कर दिए गए, 4G सिम दे दिए गए। उन्हें बोला है कि एंड्रॉयड फोन आप खरीदिए, उससे क्या है ज्यादा बेटर तरीके से सरकार जो है उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकती है। अब आशा वर्कर वहां पर हड़ताल कर रही है, उनका कहना है कि हमारे पास तो एंड्रॉयड फोन खरीदने का पैसा ही नहीं। तो ये सारी चीजें हैं जो न्यूज में हैं लगातार। ठीक है, तो आशा क्या है, आशा बहन जी ये फेमस होती है, रूरल एरिया में इनको रिक्रूट किया जाता है,
छोटी मोटी प्राइमरी हेल्थ केयर की फैसिलिटीज होती हैं, किसी को टीका लगाना, छोटे मोटे बुखार आता है, किसी को कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, और 3,000 2,500 इनकी सैलरी होती है। रूरल एरिया में, गाँव में ही जो पढ़ी लिखी विमेन होती हैं कुछ थोड़ी बहुत, उनको आशा बहन जी अपॉइंट कर दिया जाता है और उनकी ट्रेनिंग वगैरह होती है। तो गांव में हेल्थ केयर की फैसिलिटी, प्राइमरी हेल्थ केयर की फैसिलिटी आशा बहन से ही कंप्लीट हो जाती है, काफी हेल्पफुल है। रूरल एरिया में हेल्थ केयर की फैसिलिटी आशा बहन जी के आने से काफी इंप्रूव हुई है। बजाय एक डॉक्टर वहां पर हजारों केस देखें, एक डॉक्टर की सैलरी होगी 1 लाख और 3,000 में 10 आशा बहन जी होंगी, कई गाँवों को कवर कर लेंगे। तो ये सारी चीजें प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए आशा बहन जी बहुत काम आती है। जो मेजर केसेज हैं वो डॉक्टर के पास फिर जाते हैं। अब आशा बहन जी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती हैं और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एक जो स्कीम है 2005 में स्टार्ट हुई थी उसके अंदर आती हैं। तो इनकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में आती है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है, ये आशा बहन की फुल फॉर्म है। तो ये थोड़ा हड़ताल में गई हैं। इनका कहना है कि हमारे पास तो भाई एंड्रॉइड फोन खरीदने का पैसा ही नहीं है, 3G सिम कैंसिल कर दिया, 4G सिम लेकर आ गए, ठीक है। तो ये है जो अभी हमने डिस्कस करा। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में स्टार्ट हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है, ठीक है। उसके अलावा अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस में बवाल चल रहा है, ठीक है। वो लुकाशेंको दोबारा से अपॉइंट हुए थे, इलेक्शन हुए थे, 80% से ज्यादा उन्हें वोट मिले थे, लेकिन वहां पर अपोजिशन के लोग बवाल कर रहे हैं और वहां की सरकार ने जो है प्रोटेस्ट को क्रश करने की कोशिश करी वायलेंट तरीके से और अपोजिशन वाले देश छोड़कर भाग गए। तो यूरोपियन यूनियन ने थ्रेट दी है सैंक्शंस लगाएंगे क्योंकि आप वायलेंट तरीके से अपोजिशन को क्रश कर रहे हैं वहां पर। और लुकाशेंको का कहना है कि वो प्रेशर में नहीं आएंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को हैंडओवर कर सकते हैं, रेफरेंडम करा लेते हैं इस बारे में, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर हैंडओवर करने को तैयार हैं। तो काफी बवाल चल रहा है। एक तो आपको पता होना चाहिए बेलारूस यूरोपियन कंट्री है, इसकी ज्योग्राफी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैप में जरूर देख लेना बेलारूस। और प्रेसिडेंट कौन है, जो है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ये न्यूज में रहे। एडिटोरियल आया है, ज्यूरिसडिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट इन द रनिंग ऑफ दिल्ली। तो ये एडिटोरियल बेसिकली हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के हैं उनको क्रिटिसाइज कर रहा है। तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड क्या आर्टिकल हैं और क्या प्रोविजंस हैं। तो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसमें आएंगे। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 8 है जो यूनियन टेरिटरी के साथ डील करता है, और आर्टिकल 239 से 242 है। तो ये भी एग्जाम में कई बार आया है, जो आपको पता होना चाहिए एक तो। अब 1991 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और ये 4 आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए। अब ये 4 आर्टिकल किससे रिलेटेड थे? देखिए एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं उनको गवर्न कौन कर रहा है? उनको गवर्न कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू यूनियन टेरिटरीज गवर्न होती हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। तो छोटी यूनियन टेरिटरीज होती हैं, जो चंडीगढ़ है, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू ये सारी चीज़ें यूनियन टेरिटरीज को गवर्न किया जाता है। लेकिन कुछ यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहाँ पर चीफ मिनिस्टर भी होते हैं, MLA होते हैं, विधानसभाएं होती हैं। जैसे चंडीगढ़ है, वहाँ पर नहीं है लेजिस्लेचर, मतलब वहाँ पर चीफ मिनिस्टर चंडीगढ़ का आपको पता होगा कोई नहीं, वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर है। अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर या लेजिस्लेचर नहीं होता, ठीक है। तो दमन एंड दीव है, तो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर नहीं होता। केवल 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहाँ पर लेजिस्लेचर है और CM चीफ मिनिस्टर हैं। तो वो 2 यूनियन टेरिटरीज कौन सी हैं? पुडुचेरी और दिल्ली। ये भी कई बार एग्जाम में आया है कि वो कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर है मतलब चीफ मिनिस्टर भी होगा, लेजिस्लेचर मतलब MLA भी होगा, MLA होंगे तो MLA का लीडर भी होगा, और जिसके पास मेजॉरिटी में MLA होंगे सरकार भी उसी की बनेगी, चीफ मिनिस्टर भी बनेगा, ठीक है। तो दिल्ली और पुडुचेरी, ये 2 जगह हमारा लेजिस्लेचर होता है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि यूनियन टेरिटरी में तो लेजिस्लेचर होता नहीं है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 239 है, ये 4 आर्टिकल ऐड करे गए ताकि पुडुचेरी, दिल्ली, यहाँ पर लेजिस्लेचर भी स्टैब्लिश किया जा सके, ठीक है। तो एक तो क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर फॉर सर्टेन ड्यूटीज, एक तो ये स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली। दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया गया। दिल्ली के लिए क्या स्पेशल प्रोविजन है? दिल्ली में पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, दिल्ली में पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड,
ये जो तीन चीज़ें हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर नहीं होती। वैसे अगर हम देखें, राजस्थान की सरकार हो, उत्तराखंड की सरकार हो, हिमाचल की सरकार हो, चीफ मिनिस्टर के अंडर ही पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड रहता है। लेकिन दिल्ली के केसेस में अगर हम देखें तो दिल्ली के केसेस में ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती है। दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है। पब्लिक ऑर्डर, लैंड ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, दिल्ली सरकार के अंडर नहीं आता। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो वो आर्टिकल 239AA में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 239AB क्या है? प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर फेलियर हो जाता है तो प्रेसिडेंट रूल भी लगाया जा सकता है दिल्ली में, ठीक है। उसके अलावा ऑर्डिनेंस के बारे में भी बात करें। ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर का मतलब लेजिस्लेचर जब विधानसभा पावर, जब विधानसभा नहीं चल रही हो और उस समय कोई कानून बहुत जरूरी पास करना हो तो एडमिनिस्ट्रेटर या एलजी के पास पावर्स होती हैं कि वो ऑर्डिनेंस लागू कर सकता है। ऑर्डिनेंस एक तरीके का कानून होता है और जब विधानसभा दोबारा से पावर में आती है या चलती है तब उस ऑर्डिनेंस को बिल की तरह मतलब एक तरीके से पास कर लिया जाता है विधानसभा में, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, दिल्ली किस तरीके से चलेगी। अब दिल्ली में अगर हम बोलें, देखिए सबसे ऊपर है प्रेसिडेंट, फिर है एलजी और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम। इधर लिख देता हूँ, वहाँ पर आपको दिखाएं। तो प्रेसिडेंट, फिर है एलजी और फिर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब वहाँ पर जो मंत्री लोग, ठीक है, उनको हेड कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर। अब दिल्ली से रिलेटेड कोई भी डिसीजन होगा एलजी के पास फाइल जाएगी, एलजी फाइल में साइन करेंगे, वो डिसीजन अप्रूव हो जाएगा। मतलब एलजी को किसके अकॉर्डिंग काम करना है, विद द एड एंड एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, हेडेड बाय सीएम, ठीक है। जैसे एलजी ये लिखा हुआ है ना, एलजी इज बाउंड टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम एक्सेप्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ लैंड, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। ये किसके कंटेक्स्ट में, दिल्ली के कंटेक्स्ट में। लेकिन पुडुचेरी में लैंड, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस वहाँ के सीएम के पास ही है, दिल्ली के लिए अलग एक्सेप्शन है। आर्टिकल 239AA में लिखा है, ठीक है। तो एक तो आपको ये समझना है। अब होता क्या है, क्योंकि दिल्ली में एलजी कौन अपॉइंट कर रहा है, क्योंकि सेंटर में बीजेपी है, तो एक तरीके से हम बोलेंगे बीजेपी ने एलजी को अपॉइंट करा है और मुझे कहा दिल्ली में सरकार है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो पॉलिटिकल डिफरेंस होते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार, ठीक है, तो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी वजह से या बीजेपी की वजह से आपस में क्लैशेस होते रहते हैं, तो कई बार डिसीजन लिए नहीं जाते। तो होता क्या है कि डेडलॉक हो जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब चीफ मिनिस्टर और एलजी के बीच में। तो एलजी चीफ मिनिस्टर की बात से एग्री नहीं है और एलजी फिर साइन ही नहीं करता फाइल में। एलजी बोलता है मेरी पावर है, मैं फाइल में साइन नहीं करूंगा क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये उनके बीच में क्लैश चलता रहता है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट भी आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एलजी के लिए बोला था कि जो है एलजी इज बाउंड टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस बाय काउंसिल मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम एक्सेप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ, ये बोला था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था कि ये मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि अगर इनके बीच में कोई डिफरेंस होता है एलजी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तो वो मामला प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, इसका मतलब जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसकी चीजें वहां पर इंप्लीमेंट होने वाली हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जबकि जब डेडलॉक होता है तो जरूरी नहीं कि एलजी को हर एक मामला सेंटर के पास, प्रेसिडेंट के पास भेजना है, हर एक मामला, क्योंकि वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार है तो उन्हें भी फैसला लेने का हक है, तो हर मामले को प्रेसिडेंट के पास ना भेजें। तो ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था। अब रिसेंटली हुआ क्या, देखिए आपको पता होगा दिल्ली में दंगे हुए फरवरी, दिल्ली में फरवरी 2020 दंगे हुए। अब उन दंगों में आम आदमी पार्टी के भी कुछ नेता इन्वॉल्व थे, ठीक है, बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए, ठीक है। अब हुआ क्या, दिल्ली पुलिस जब चार्जशीट फाइल कर रही है तो चार्जशीट फाइल करने के साथ उन्हें एडवोकेट भी चाहिए, क्योंकि वो सारे के सारे एलिगेशंस प्रूफ भी तो करना है जिन लोगों को अरेस्ट किया दंगों में, ठीक है। अब वकील कौन होगा, दिल्ली पुलिस ने एक लिस्ट बनाई वकीलों की कि ये वकील होंगे, ये ABCD ऐसे कुछ लिस्ट बनाई वकीलों की। अब वकीलों की लिस्ट को भेजा आम आदमी पार्टी के पास अप्रूवल के लिए। आम आदमी पार्टी ने वकीलों की लिस्ट रिजेक्ट करी कि हमारे वकील होंगे, ठीक है। वो कुछ उन्होंने बोला कि मान लिया कि JKLMN कि हमारे वकील होंगे, ये हमारे वकील हैं, और दिल्ली पुलिस ने उनके वकील रिजेक्ट कर दिए कि भाई ये तो वकील
दिल्ली पुलिस या एलजी ने उनके वकील रिजेक्ट कर दिया। एलजी ने बोला कि नहीं, ये जो दिल्ली पुलिस के वकील हैं यही रहेंगे। अब उसके पीछे रीजन ये हो सकता है क्योंकि आम आदमी पार्टी के कुछ जो लीडर्स हैं वो दिल्ली दंगों में इन्वॉल्व है और वकील भी उन्हीं के रहेंगे आम आदमी पार्टी के, तो फिर केस तो वैसे ही वीक हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो रीजन हो सकते हैं एलजी ने रिजेक्ट करा। तो यहाँ पर ऑथर बेसिकली ये कह रहा है, वो बेसिकली फेवर में है दिल्ली सरकार के, आम आदमी पार्टी के फेवर में बात कर रहा है कि भाई उन्हें डिसीजन लेने का हक है तो वकील भी वही अपॉइंट करें एक तरीके से। और एलजी अगर इस तरीके से कर रहा है, वकील अपॉइंट कर रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से, ठीक है, और आम आदमी पार्टी की सरकार वकील अपॉइंट नहीं कर पा रही, तो उस वजह से जो 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उसका वॉयलेशन। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला कि एलजी नहीं भेज सकता, सुप्रीम कोर्ट ने बस ये बोला कि हर एक मामले को नहीं भेजना चाहिए, ठीक है, कुछ मामलों में तो भेजा जा सकता है प्रेसिडेंट के पास। तो इस वजह से ये डेडलॉक चल रहा है। तो ये एडिटोरियल बेसिकली एलजी के रोल को एक तरीके से एलजी के रोल को क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है, एलजी के रोल को क्रिटिसाइज कर रहा है कि आम आदमी पार्टी के फेवर में ज्यादा बोल रहा है। तो इससे काफी कुछ इस एडिटोरियल से आपको क्लैरिटी होगी कि दिल्ली किस तरीके से चल रही है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू।